नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। और आज का मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर डबल गेम में एक्सपोज हो गए हैं। ये सवाल मैं आज क्यों उठा रहा हूं, इसको जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से समझने की कोशिश कीजिए। उनका आरोप है हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद जिसमें बीजेपी जीती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही गंभीर बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और की कहा कि कांग्रेस जो है हमेशा हिंदुओं के जातियों की बातें करती है, लेकिन कभी भी उसने मुसलमानों की जातियों की बात नहीं की। अगर हिंदुओं में जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, यादव, पासवान, भूमिहार, ये सारी जातियां हैं, तो ये भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा हुआ है। वहां भी अशराफ हैं और वहां भी पसमानदा हैं। वहां भी सैयद और अंसारी के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 70-75 साल की राजनीति ने हिंदुओं की इस फॉल्ट लाइन को हमेशा उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की और हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक अलग अलग वोट बैंक के तौर पर देखकर उनको उस तरीके से कल्टीवेट किया, जबकि मुसलमानों को एन मास उनको मुस्लिम समाज के तौर पर देखा गया, प्रचारित किया गया। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपने कभी मुसलमानों की जातियां नहीं पूछी, तो दरअसल वो उस राजनीति पर चोट कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है और हिंदुओं को बाट बांटो और सरकार बनाओ जैसी सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। आपको याद ही है कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर के बहुत मुखर हैं। जाति जनगणना होकर रहेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे नारे स्लोगन राहुल गांधी लगा रहे हैं, इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि इससे शायद कुछ फायदा होगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की जातियों को लेकर कोई सवाल नहीं करने के राहुल गांधी के पूरे मंतव्य पर, या कहें कि कांग्रेस पार्टी या कहें विपक्ष के मंतव्य को कटघरे में खड़ा किया है, तो मैं जरा कुछ फ्लैशबैक में आपको लेकर के चलना चाहता हूँ। फ्लैशबैक क्या है? आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर आरूढ़ हुए, तो फिर बीजेपी के हिंदुत्व का डंका बजने लगा और उस समय कांग्रेस ने अपने आप को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश की थी। और आप लोगों को अगर याद हो या याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब दिसंबर 2017 में गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे थे और चर्चा हो रही थी राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व की। इस तरह के निष्कर्ष, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जाकर टक्कर देंगे, और ये बात सामने दिख रही थी। कांग्रेस ये बताने लगी थी कि राहुल गांधी जनेऊधारी है ये, और इसकी एक तस्वीर भी जारी की थी गुजरात विधानसभा 2017 से पहले। और उस तस्वीर में, ठीक है, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहने हुए उस चित्र में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जनेऊधारी तस्वीर राहुल गांधी की जारी की गई थी। बताया गया था कि राहुल गांधी जो है वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हैं। तो लेकिन जो गुजरात का विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली।
इसके बाद आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जून 2018, जून 2018 यह कांग्रेस की सार्वजनिक तौर पर आखिरी इफ्तार पार्टी जून 2018 में हुई थी। इसके बाद अगर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई इफ्तार पार्टी गुपचुप दी हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई सार्वजनिक इफ्तार पार्टी नहीं हुई है। उस जून 2018 की इफ्तार पार्टी में कुछ सेकंड्स का वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी वो मुसलमानों वाली जालीदार टोपी पहने हुए दिखाई पड़े। ये वही जालीदार टोपी है जिसको जो सेकुलर कहने वाले, खुद को सेकुलर कहने वाले नेता हैं, इफ्तार पार्टियों में पहनते हैं। मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, लालू यादव, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार, ये सारे नेता इफ्तार पार्टियों में जाते रहे हैं और इस तरह की जालीदार टोपी पहनते रहे हैं और खुद को मुसलमान समाज के करीब बताते रहे हैं। तो वो जालीदार टोपी 2018 की कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी भी पहने हुए देखे गए, और उस समय ये चर्चा भी हुई कि राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने वाले हैं। बाद में मुलाकात हुई या नहीं हुई इसका कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं है, कोई सार्वजनिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई। लेकिन 2017 में हिंदुत्व की पिच, फिर 2018 में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वापस राहुल गांधी का मुस्लिम प्रेम देखा गया, और उस मुस्लिम प्रेम में इफ्तार पार्टी तो थी ही, जालीदार टोपी भी थी, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने के कार्यक्रम भी सामने आया था। लेकिन सामने विरोधी के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, जो कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर जिनकी छवि है, और कम से कम उन्होंने जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी इस बात को लेकर के सेकुलरवाद के, छद्म सेकुलरवाद में अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी इस बात पर कोई संदेह नहीं किया कि अगर मैं पूजा करता हूं तो मुझे लोग सेकुलर नहीं कहेंगे, मुझे लोग सांप्रदायिक कह देंगे। इस तरह से वो इन सारी छवियों में फंसते नहीं हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर, या कम से कम एक नॉन अपोलोजेटिक हिंदू के तौर पर अपनी छवि को सामने रखते हैं, और इसीलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि वो खुले आम तौर पर एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर सामने न दिखे। और इसीलिए कांग्रेस 2014 की हार के बाद बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर आई, फिर वापस वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पिच पर जाती दिखी, और इसके बाद सब कुछ जो है वो क्या है, उनका मुस्लिम प्रेम वो सार्वजनिक नहीं है या इस तरीके से खुले आम नहीं है। लेकिन इसके बाद पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से राहुल गांधी हिंदुओं की जातियों की बात कर रहे हैं, और उन हिंदुओं की जातियों की बात करते करते वो बार बार बता रहे हैं कि किसकी क्या जाति होनी चाहिए, इस आधार पर इस देश का फैसला होना चाहिए। वो बजट बनाने वाले अफसरों की जातियां पूछ रहे हैं, वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी रैलियों को कवर करने वाले पत्रकारों की जातियां पूछ रहे हैं, वो लोको पायलट से मिल रहे हैं, उनकी जातियों की बात कर रहे हैं, और तो और वो अब इस तरह के सेग्रीगेशन में जुट गए हैं। एक लेखक है महाराष्ट्र के, रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने दलित किचन नाम से एक किताब लिखी, और वो उनके घर चले गए, और उस पूरे वीडियो का जो पूरा लब्बो लुबाब है वो ये कि भाई दलितों का भोजन सवर्णों से अलग। मुझे ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि दलितों का भोजन सवर्णों से अलग सोशियो इकोनॉमिक आधार पर तो संभव है कि भाई दलितों का भोजन जो है वो उनके पास आर्थिक क्षमता कम रही तो जो सवर्ण की थाली है वो ज़्यादा भरी पूरी है, लेकिन
दलित की थाली थोड़ा सा उसमें पौष्टिकता की कमी है, उसमें नाज नफासत की कमी है, ये सारी चीजें तो संभव है, लेकिन कि दलितों का भोजन ही अलग है, सवर्णों का भोजन अलग है, ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है। मैंने वो किताब जिसके घर राहुल गांधी जी गए थे, दलित किचन वाली किताब, वो पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा, लेकिन एक सामान्य समझ से परे है कि क्या किसी क्षेत्र विशेष में दलितों का भोजन अलग हो सकता है, कि क्या जाति के आधार पर भोजन अलग होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी उस चीज को, अगर उस दलित किचन वाली किताब को प्रमोट करते हुए उस दलित रिटायर्ड अफसर के घर गए और ये पूरी प्रचारित करने की कोशिश की कि भाई दलितों का खान पान सवर्णों से अलग रहा, तो ये एक अलग लेवल पर हिंदू समाज को सेग्रीगेट करने की कोशिश हुई। यानी कि जैसे मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, 2014 के बाद हिंदुत्व की पिच, फिर वापस मुस्लिम तुष्टीकरण की पिच, फिर उसको दबाया छुपाया गया और फिर वापस अब हिंदुओं को बांटने की पिच पर राहुल गांधी आते दिखे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ कुछ राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम को इस बात को लेकर के थोड़ा सा उत्साह भरा कि भाई ये जो पिच है कि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं की जातियां पूछो, दलित दलित कितने, ओबीसी कितने, ये सारी बातें आप पूछो, बात करो, तो फिर आपका काम बन जाएगा। लेकिन इसी बीच शायद बीजेपी इस बात को बहुत गहरे से समझ गई और सबसे पहले एक बड़ा ही तीखा बयान योगी आदित्यनाथ का आया, बटोगे तो कटोगे। फिर उसी बात को हरियाणा चुनाव के जिस दिन लास्ट फेज की वोटिंग थी, उस दिन नरेंद्र मोदी का बयान आया, बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और उसके बाद आया है मोहन भागवत का बयान, लेकिन उसी पिच पर है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, और वो बता रहे हैं भगवान उन्हीं की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। तो इस तरह से हिंदुओं को लेकर के एक नैरेटिव, एकजुट हिंदुत्व का जो नैरेटिव आरएसएस से लेकर के बीजेपी के काडर तक पहुंचा है, उस हिंदुत्व के, एकजुट हिंदुत्व के नैरेटिव से जो राहुल गांधी का क्या कहते हैं, हिंदुओं की जातियां पूछो, वो वाला नैरेटिव थोड़ा सा उस पर डेंट लगा। और यही डेंट, इसलिए मैंने जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी कि क्या हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी डबल गेम से फंस गए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने एक बयान सोशल मीडिया एक्स पर डाला कि राहुल कांग्रेस को हरियाणा में एन मास किस समुदाय का वोट मिला, मुस्लिम समाज का वोट मिला। हालांकि ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट का फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद है, इसलिए उनके इस विचार को वो चाह करके भी डिनाई नहीं कर सकती। ये चीज़ कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरे जो उनका सूचना तंत्र है, जो उनका पूरा अपरेटस है, उस अपरेटस में है कि मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस के लिए एन मास वोट करे, और जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटे। और आपको याद होगा कि जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तब वोट जिहाद की बात हुई थी। और वोट जिहाद की बात किसने की थी? बात तो की थी समाजवादी पार्टी की सदस्य ने, लेकिन उस वक्त जिस मंच में ये बात, जिस जिस कार्यक्रम में ये बात कही गई, उसमें सलमान खुर्शीद मौजूद थे। दरअसल ये कमेंट वोट जिहाद करने वाली उनकी भतीजी ही थी, सलमान खुर्शीद की। तो कुल मिलाकर के वोट जिहाद यानी एन मास वोटिंग फॉर द पार्टी विच इज अगेंस्ट बीजेपी
एंड डिवाइडेड हिंदूज। हिंदू कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है। और एक चीज याद रखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो किस तरीके से राजपूत एंगर की बात हुई थी। बाकायदा अचानक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय से राजपूतों की बात करने वाले ये सोशल मीडिया हैंडल्स कहाँ से उगाए। और आरोप भी लगे थे कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स वो क्या कहते हैं, इस तरह से अचानक से प्रमोट किए गए थे। हो सकता है कि वो राजपूत के गाइज में, राजपूत के आड़ में राजपूत हैंडल नाम लिख करके उसको जो है इस तरह के लोग प्रचारित कर रहे थे ताकि जो राजपूत समाज है वो डिवाइडेड दिखे, बटा हुआ दिखे और उसका एंगर असर लाया। तो इस तरीके से जो हिंदू समाज बटना है का बटना और मुस्लिम समाज का एकजुट होना। और आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस चीज को कैसे प्रचारित कर रहे थे, और वो अपने आप को हिंदुत्व के एक तरफ वो जातियों में बांटने की बात कर रहे थे जिसकी जितनी आबादी, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व का आधा दर्शन वो सामने रख रहे थे। शिव की अभय मुद्रा, शिव की अभय मुद्रा, शिव जो है वो तांडव से पहचाने जाते हैं। शिव भोले भंडारी हैं, शिव भोले भंडारी जरूर हैं मगर वो तांडव भी करते हैं, त्रिनेत्र भी खोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदुओं को कंफ्यूज करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों पर चुप्पी साध जाओ। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये पूछना कि भाई मुसलमानों की जातियां आपने क्यों नहीं पूछी आज तक, अगर आप इतनी ही जातियों की बात करते हैं। और देखिए मेरा तो साफ मानना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो भी जाति है, जाति उसकी आइडेंटिटी, उसके काम की आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। भाई हिंदू अपने कर्म से आगे बढ़े, मुसलमान अपने कर्म से आगे बढ़े। किसी की जाति मैटर इस मायने में नहीं करती कि उसका नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन जब जाति को राजनीति का एक मुद्दा बनाया गया तो फिर ये पूछना जायज बनता है कि भाई आपने हिंदुओं की जातियां पूछी, हिंदुओं में ऊंच नीच की बात की, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं पूछी। और यहीं से आपके दोहरे चरित्र और आपकी राजनीति के जो सो कॉल्ड सेकुलरवाद है उसके पीछे छुपे हुए जो आपकी सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता का जहर सामने दिखता है। और यही हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के से ये चीज पूरी तरीके से सामने आया। इस बार भी हरियाणा के भी चुनाव में क्या हुआ, हरियाणा के चुनाव में भी जो कांग्रेस का पूरा कैंपेन था वो क्या था, जाट को एकजुट करो, दलित और मुसलमान, ये उनका कास्ट कॉम्बिनेशन था। और उस कास्ट कॉम्बिनेशन को बीजेपी ने 36 बिरादरी के नारे से परास्त करने की कोशिश की और सफल हुई बहुत हद तक। 36 बिरादरी हरियाणा में जितनी भी जातियां हैं हिंदुओं की, वो सब 36 बिरादरी के तहत आती हैं, चाहे वो जाट हो, दलित हो या जो भी हो। तो वो उस जाट प्लस वाले कॉम्बिनेशन को बीजेपी ने 36 बिरादरी के मंत्र से परास्त किया। और तो ये हिंदुओं को बांटने की पूरी जो कवायद थी वो हरियाणा में एक्सपोज हुई। और आप देखिए ना कि कैसे आप पूरी राजनीति को जरा पलटते जाइए। अखिलेश यादव आजकल पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि पिछड़ा दलित। और उनके हिसाब से ए फॉर
ए को बड़ा ही उन्होंने एम्बिगुअस कर रखा है। ए फॉर अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कि अलायंस कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उन्होंने जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला, उसमें या जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने 80-20 की बात की थी। 80 हराओ, 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन देखिए कैसी क्लेवर पोजीशनिंग ली जा रही थी। 80 को हराओ यानी हिंदुओं को हराओ। कहने को तो 80 सीटें हराओ लोकसभा की बीजेपी को, लेकिन अब समझने वाले समझते हैं, जो ना समझे हुआ नाड़ी है। तो कुल मिलाकर के पीडीए पीडीए एक क्लेवर पोजीशनिंग थी, जबकि इसके पहले किसी से नहीं छुपा है कि सेट फार्मूला था, पेट फार्मूला था MY मुस्लिम यादव। और यही MY फार्मूला बिहार में लालू प्रसाद यादव का था, यूपी में मुलायम सिंह यादव का था M+Y यानी मुस्लिम यादव। तो मुस्लिम एन मास और हिंदुओं में जातियों के आधार पर विभाजन। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अब तो भागवत जब खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, तो फिर और उसका असर भी अगर हरियाणा के चुनाव में दिखता है, तो फिर ये कांग्रेस की या विपक्ष की अन्य नेताओं की पूरी उनकी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा है, हिंदुओं को लेकर के उनके पूरे नैरेटिव को एक्सपोज कर रहा है, हिंदुओं को बांटने की उनकी पूरी मुहिम को एक्सपोज कर रहा है। और ये बटोगे तो कटोगे, ये कितना मारक है कि हरियाणा का चुनाव बीत चुका है, इसके बावजूद जो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान के, पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क, उनका ताजा बयान आया है कि हिंदू बटोगे तो कटोगे वाला बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? उन्होंने यही तो कहा है हिंदुओं क्यों बटोगे। तो अगर वो हिंदुओं को एकजुट रखने की बात कर रहे हैं, तो आपकी सारी पॉलिटिक्स की का जो तिया पांचा था, उसकी जो उसका जो कंपोजिशन था, वो बिगड़ रहा है और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। यही चीज मैंने बात राहुल गांधी से शुरू की थी और मैंने आपको कैसे अभी समझाने की कोशिश की है कि कैसे 2014 के पहले तक तो खुलेआम तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के सेंटर स्टेज में आने के बाद कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व, फिर दबा छुपा मुस्लिम प्रेम, फिर इसके बाद हिंदुओं को बांटो वाली स्थिति तक पहुंचा गया है। और हरियाणा का जो चुनाव का नतीजा है, इसीलिए एक वाटरशेड मूवमेंट के तरीके से है कि इसने ये एहसास दिलाया है कि हिंदुओं को बांटने की राजनीतिक चालें सफल नहीं होंगी। और इसी तई जब नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि आप हिंदुओं की जातियां पूछते हो, तो मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं पूछते हो? अगर आप जातिवादी राजनीति करना चाहते हो, अगर आप जाति के आधार पर न्याय की बात कर रहे हो, तो फिर आप मुसलमानों की भी जातियां पूछो, उनमें भी बताओ कि कौन पिछड़ा है कौन नगड़ा है, तब आप की राजनीति न्यायप्रिय कही जाएगी। और इसीलिए आप उस पिच पर जाओगे नहीं। और इसीलिए जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि आप हिंदुओं को लेकर के एक्सपोज हो रहे हैं, और यही आपका एक्सपोज होना, अगर बीजेपी इस फॉल्ट लाइन को, आपके एक्सपोज होने को जनता के बीच सही से पहुंचा सके, तो फिर आपकी ये जो पॉलिटिक्स है ना कि भाई जाति जनगणना, जाति जनगणना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो जाति जनगणना का आपका सारा नैरेटिव धरा का धरा रह जाएगा। आपने जातियों के आधार पर कांग्रेस ने कभी भी रियल न्याय नहीं दिया।
भाई काका कालेलकर की रिपोर्ट जो है 1954 से उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी। फिर इसके बाद जब बीपी मंडल कमीशन बना तब उन्होंने ओबीसी कमीशन को लागू नहीं किया, ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। और राजीव गांधी का साफ छपा बयान है कि बुद्धुओं को आगे बढ़ने की छूट नहीं दे सकता। वो पूरे ओबीसी समाज को बुद्धू कह रहे थे और ये बात डॉक्यूमेंटेड है। तो इस तरीके से और अब अचानक से आप जातियों के नेता बन गए, उनके समर्थक बन गए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है एक्सपोज हो रही है हिंदुओं को लेकर के। और ये कांग्रेस का एक्सपोज होना ये बताता है कि ये हरियाणा के चुनाव ने उनको सिर्फ एक विधानसभा चुनाव का डेंट नहीं दिया है, उनको उनकी पूरी राजनीति को डेंट पहुंचा करके गया है। और बीजेपी अगर इस फॉल्ट लाइन को ठीक से प्रचारित कर सकी तो ये बीजेपी को कांग्रेस के इस पूरे गेम प्लान को हमेशा के लिए परास्त कर सकेगी। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक करें। इस पर अगर आप कमेंट करते हैं सहमति में या विरोध में, दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। और अगर आपका कमेंट मुझे लगा कि इस पर संवाद को नए सिरे से बढ़ाना चाहिए तो हम इस पर बढ़ाएंगे। आपका भी फायदा होगा और मेरे जो अन्य दर्शक हैं वो भी कुछ ज्ञानवर्धन उनका भी हो सकेगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपको भारत की राजनीति और भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति से संबंधित ऐसे ही मसलों को आपके बीच उनकी जो महीन रेखा है उस महीन रेखा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।